हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं वीजे फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार। बच्चों, हम हेरिडिटी चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो तीसरा लॉ है जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी समझी और उसको एनालाइज किया। हम उसमें बात कर रहे थे कि हाउ, देखिए अब ये सेम 8.2 एक्टिविटी जो है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था कि व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू डू टू कंफर्म दैट F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव अ 1:2:1 रेशो ऑफ कैपिटल T, that is homozygous dominant, then we have the heterozygous zygous dominant, and then we have the homozygous recessive. तो ये हमने सब लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से ये रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स। डिफरेंस क्या है कि भाई जो कैपिटल टी है वो होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल। और इसी तरीके से स्मॉल टी दैट इज नेम्ड एज होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ। तो दैट्स अ शॉर्ट प्लांट। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि in other words, a single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies were to be small t for the plant to be short. अब ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर नेक्स्ट जनरेशन में हमें टॉल चाहिए तो दोनों टॉल मिल रहे हैं, हमें दोनों कॉपीज पेरेंट से अलग अलग कैपिटल टी मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 100% टॉल बनने के चांसेस हो गए। और एक पेरेंट से कैपिटल टी, एक पेरेंट से स्मॉल टी बन मिल रहा है, तो भी नेक्स्ट जनरेशन में टॉल ही बनेगा। तो टॉल के लिए नेक्स्ट जनरेशन में जाने के दो ऑप्शन हो गए। एक पेरेंट से कैपिटल टी जीन मिलता है तो भी टॉल है, और दोनों पेरेंट से मिलता है तो भी टॉल है। भाई दोनों पेरेंट से मिलता है तो देयर इज नो डाउट दैट डेफिनेटली द ऑफस्प्रिंग विल प्रोड्यूस हैविंग द टॉल हाइट। बट इफ only from one parent tallness gene is conveyed, even then the tall feature will be obtained in next generation similar. लेकिन if their short plant will be appeared in next generation, so definitely from both the parents this capital small t gene will be conveyed by the parents to next generation. और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, दैट कैन बी आस्क्ड इन सीबीक्यू। ये बहुत आ चुका है और अब लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके ये फिर पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, आपको बहुत ध्यान रखना है इस पॉइंट का, इस बात का। नेक्स्ट देखिए जी, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि ट्रेड्स like T are called dominant traits while those having small t are called recessive traits। तो ये सेम हम पढ़ चुके हैं, नई कोई चीज नहीं है। ये आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, उससे पहले हमने सभी यही चीजें समझी थी कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है। तो उन्हीं सब चीजों को हमने फॉरवर्ड किया था, उन्हीं सब चीजों को हमने समझा था। तो आई एम शेयरिंग द QR कोड फॉर दैट। डील विद दिस केयरफुली, इनको रिलेट करिए क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है जो 1 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, मिल सकता है।
सो दिस इज द QR कोड, यू मस्ट स्कैन, और इसको सेव करके रखें ताकि आप फ्यूचर में इसको यूज कर सकें। सो दैट इज एनफ टाइम। ओके, मूव टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब आगे के पोर्शन को समझते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। तो अब उसी बेसिस को आगे समझाते हुए चल रहे हैं ये, कि व्हाट हैपन्स व्हाट हैपन्स व्हेन pea plant showing two different characteristics rather than just one are bred with each other। अब देखिए सेम जो अभी तक हमने एक करेक्टरिस्टिक को लेकर फॉरवर्ड किया था जिसे हमने नाम दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन अब ये कह रहे हैं अगर हम दो करेक्टरिस्टिक्स एक साथ लें तो what do the progeny of tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed look like। जैसे हमने दो लिए थे राउंड सीड, हमने सीड कलर और सीड शेप लिया था, यहां पर ये टॉल प्लांट ले रहे हैं, उसके साथ लिया है इन्होंने राउंड सीड। तो दैट मीन्स कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर इसका बनेगा आपका जीनोटाइप। और दूसरा लिया है इन्होंने शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स, दैट मीन्स स्मॉल टी स्मॉल आर। सो दे ऑल आर टॉल एंड हैव राउंड सीड। अब ये F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं कि इसको अगर हम लें तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलेगा, वी गेट कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हो गया टॉल राउंड इन F1 जनरेशन, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंस फॉलो होती है। तो वही बात ये कह रहे हैं, देयर इज that is dominance is followed, tallness and roundness are the dominant traits। तो सेम लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुआ है। नेक्स्ट देखिए, what would happen when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination। तो सेम जो हमने किया था वही बात ये कह रहे हैं कि F1, अब F1 से हमने सेम चार अलग अलग गैमीट्स बनाए थे। हमने उसका तरीका क्या बनाया था कि एक बार दो बार कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेट का और दो बार स्मॉल, और फिर दूसरे ट्रेट को हमने लिया था कि एक बार उसका कैपिटल एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल। तो इस तरीके से हमारे पास चार अलग अलग गैमीट्स आ जाते हैं। तो उन्हीं गैमीट्स को जब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो सेम 16 प्लांट्स हमें मिलेंगे, 4 4 जा 16। A Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plants with round seed। तो अब हमें इसमें चार वैरायटी मिलेंगी जो हमने पढ़ी थी। एक तो मिलेगा हमें टॉल राउंड जिसके हमें 9 प्लांट्स मिलेंगे, फिर मिलेगा हमें टॉल रिंकल्ड जिसके हमें मिलेंगे आपके 3 प्लांट्स, फिर मिलेगा जी हमें ड्वार्फ राउंड जिसके मिलेंगे हमें 3 प्लांट्स, और फिर मिलेगा हमें ड्वार्फ रिंकल्ड जिसके मिलेंगे हमें एक प्लांट। तो इस तरीके से 3:3:1 हम रेशो ऑब्टेन करेंगे। तो इन्होंने भी यही बात कही है, देखिए टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड ये मिल गया हमें, देन सम वर शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड, ये आ गया आपका शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड। और However, there would also be some F2 progeny showed new combination। अब इसमें न्यू कॉम्बिनेशन देखो, टॉल राउंड का कॉम्बिनेशन तो हमें शुरुआत में मिला हुआ है, देखो ये रहा टॉल राउंड एक कॉम्बिनेशन, और शॉर्ट रिंकल्ड ये भी हमारे पास जो है वो पहले से ही है। तो टॉल राउंड और शॉर्ट रिंकल्ड ये हमें पेरेंट से ही मिले हैं, पहले से ही हमने ये पेरेंट लिए हैं। तो नए कॉम्बिनेशन मिले हमें दो, ये पहला कॉम्बिनेशन टॉल रिंकल्ड और दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा ड्वार्फ या शॉर्ट राउंड।
तो ये दो नए कॉम्बिनेशन मिले हैं और ये लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया था न्यू कॉम्बिनेशंस के नाम से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपको ध्यान देना है, न्यू कॉम्बिनेशन। तो न्यू कॉम्बिनेशन देखिए, पेरेंट ऑलरेडी हमारे पास क्या है, टॉल प्लांट और राउंड सीड। तो टॉल प्लांट राउंड सीड हमें 9 मिले हैं, जो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था। फिर इसी तरीके से शॉर्ट और रिंकल्ड हमें एक मिला है। तो ये हमें पेरेंट के एज इट इज फॉर्म मिली है। लेकिन दो कॉम्बिनेशंस हमें नए मिले हैं। पहला कॉम्बिनेशन टॉल रिंकल्ड, वी गेट द न्यू, एंड ड्वार्फ और शॉर्ट राउंड वी गेट द न्यू। तो ये नए कॉम्बिनेशंस, ये न्यू कॉम्बिनेशंस करके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए जी, some of them would be tall but have wrinkled seed। देखिए वही आ गया, tall wrinkled, while other some be short but have round seed। तो dwarf and round seed। तो इस तरीके से इन्होंने उसी बात को, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, सेम उसी एग्जाम्पल को इन्होंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन सी as to how new combinations of traits are formed in F2 generation when factors controlling for seed shape and seed color combine to form zygote leading to F2 offsprings। अब ये देखिए सेम 8.5 में इन्होंने दिखा रखा है, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था। तो फिर इसको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं बच्चों। यहां ये मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो हमने किया है सब बुक के अंदर अवेलेबल है। उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, उसको आपको अपने लिए किस तरीके से जनरेट करना है, तो ये वर्ड्स ही हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये वर्ड ही की फैक्टर है एमसीक्यू के और या अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस के, क्योंकि बोर्ड यही कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल कर करके, यही नाम इस्तेमाल करके आपसे पूछ रहा है। तो ये दैट इज एनफ टाइम टू डील विद दिस क्यूआर कोड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं, आगे इस बेसिस को समझते हैं। देखिए, अब जो 8.5 दिया हुआ है, देखो सेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमने नहीं किया हो। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि सेम राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सेम हमने लिया था, वही सेम यहां लिया जा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो पहली जनरेशन में इनके गैमीट्स बन गए कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये इसके गैमीट्स बन गए। और फिर हमारे पास आ गया राउंड येलो, और राउंड येलो का जब F1 क्रॉस कराया गया, सो व्हाट वी गेट इन F2 जनरेशन, सेम वही 16 प्लांट्स हमें मिल रहे हैं। और उन 16 प्लांट्स में, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वन प्लांट इज प्योर डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, और जो एक ये लास्ट प्लांट मिलेगा दैट इज प्योर होमोजाइगस रिसेसिव। इसके अलावा जितने भी 14 प्लांट्स हमें मिलेंगे, दोज आर मिक्स्ड और हाइब्रिड हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू कॉम्बिनेशन। जो वर्ड न्यू कॉम्बिनेशन अभी हमने मार्क किया था, वो सारे ये न्यू कॉम्बिनेशन भी हमें इसके अंदर मिलेंगे। अब देखिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, and that is very important for board exam, and that is how does the mechanism of heredity work। So that's a good competency based question, and that is very very important। let's search for this answer कि किस तरीके से ये हेरिडिटी की मैकेनिज्म होती है। देखिए, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। देखो मैंने ये आपको बताया था कि हर जीन की जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी है टू रेगुलेट एंड फॉर्म प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कोई नाक की शेप बनाएगा हमारी, कोई हमारे चेहरे का आकार देगा, कोई हमारे हाथ पैर बनाएगा, कोई हमारे लिप्स का आकार बनाएगा, कोई हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, कोई हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फॉर्म करेगा। तो अलग अलग तरीके के दुनिया भर के प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं, और वो सबका अपना अपना स्पेशल जॉब होता है, और उस प्रोटीन को बनाने वाला ये जीन ही होता है। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन फॉर सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। नेक्स्ट देखिए व्हाट दे से नेक्स्ट,
a section of DNA that provides information for one protein is called gene for that protein। अभी अभी मैंने ये लिखा कि उसी जीन को, ये क्या है, जीन क्या है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, रादर टू से सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। उस क्रोमेटिन फाइबर को ही हम क्या नाम देते हैं, जीन कहते हैं उस सेगमेंट को। और वो उस जीन का एक पर्टिकुलर काम क्या है, एक प्रोटीन को बनाना। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। अब ये इन्होंने बता दिया कि सेलुलर जीन। अब हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए, हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। ये नेक्स्ट सीबीक्यू क्वेश्चन है आपका, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आ रहे हैं, एनसीईआरटी से कुछ बाहर नहीं आता। तो हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी क्या है कि जीन से प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन पर्टिकुलर किसी ना किसी फंक्शन को करता है। अब ये कह रहे हैं हाउ डू द प्रोटीन कंट्रोल, कैसे प्रोटीन कंट्रोल करता है। तो अब कंट्रोल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई डोमिनेंट और रिसेसिव, अगर दोनों ही पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट फॉरवर्ड हो रहा है तो सिंपल सी बात है, कोई और चांस ही नहीं है, डोमिनेंट करेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा। मान लीजिए एक पेरेंट से डोमिनेंट फॉरवर्ड हो रहा है, एक पेरेंट से रिसेसिव फॉरवर्ड हो रहा है, तो भी उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव की चलने नहीं देगा और डोमिनेंट करेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। रिसेसिव करेक्टर केवल और केवल एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड हो सकता है, और वो है कि जब दोनों ही पेरेंट से रिसेसिव करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड हो। तो उसी चीज को यहां ये कह रहे हैं, वही बात ये कह रहे हैं कि लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एज द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर द ग्रोथ। भाई हॉर्मोन्स होते हैं, हमने पढ़ा चैप्टर 7 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो कि हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, यानी कि टॉल हाइट बनाने वाला कोई ना कोई प्लांट के अंदर प्रोटीन बनेगा टॉल वाले जीन से, ठीक है, जो कि उसकी हाइट के बेसिस को रेगुलेट करेगा। तो सेम चीज आ रही है, देखिए, द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल बी डिपेंड ऑन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। अब वही बात आती है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अगर दोनों पेरेंट प्लांट से उसे टॉलनेस वाला ही जीन मिल रहा है तो 100% टॉल प्रोटीन बनेगा और हाइट उस प्रोजेनी में सभी प्लांट्स की टॉल होगी। लेकिन अगर एक पेरेंट से टॉल जीन मिल रहा है, एक पेरेंट से ड्वार्फ या शॉर्ट जीन मिल रहा है, तो भी उस कंडीशन में, लेकिन फर्क क्या आएगा, अब यहां टॉलनेस वाला जीन शॉर्ट वाले जीन को अपना प्रोटीन बनाने नहीं देगा, जिसकी वजह से अमाउंट टॉल वाले प्रोटीन का ज्यादा बनेगा और इसीलिए टॉलनेस अपीयरेंस होगी नेक्स्ट जनरेशन में। सो अब यहां पर देखिए उसी चीज को ये आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कंसीडर नाउ एनी एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस, if the enzyme works efficiently a lot of hormone will made and the plant will tall, जो भी मैंने आपको बताया। अब दोनों पेरेंट से ही टॉलनेस का जीन मिल गया तो भाई बात ही खत्म हो जाती है, दोनों मिलकर लार्ज प्रोटीन टॉल का ही बनाएंगे जो टॉल को फेवर करेगा और इसलिए सभी प्लांट की हाइट टॉल होगी। मान लीजिए एक प्लांट से टॉल मिलता है, एक पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से ड्वार्फ मिलता है, तो भी टॉल जो है वो शॉर्ट की चलने नहीं देगा और नेक्स्ट जनरेशन में टॉल ही डेवलप होगा। और रिसेसिव के लिए अभी मैं आपको बता चुका हूं, केवल एक ही चांस है, जब दोनों ही पेरेंट से रिसेसिव जीन नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड हो तो रिसेसिव का ही प्रोटीन बनेगा, दैट मींस शॉर्ट हाइट के लिए प्रोटीन बनेगा और प्लांट की हाइट शॉर्ट डेवलप होगी। तो अगेन I am sharing the QR code, deal with this QR code, that is very very important, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दो डिस्कस किए हैं। पहला हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, और दूसरा आपका कि किस तरीके से ये वर्किंग होती है। तो डील दिस QR कोड सेफली और बहुत ध्यान से इसको रखें, इन नोट्स को प्रिजर्व करें, क्वेश्चंस को लिखें, आंसर्स को लिखें, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप की फॉर्म में, ताकि आप इसे आसानी से यूज कर सके और एग्जाम टाइम में इनको लिख सके।
सो दिस इज एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब देखिए आगे, तो उसी चीज को ये कह रहे हैं कि इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन अल्टरेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट। ठीक है, सो जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। तो इस तरीके से ये आपके पास एक एग्जाम्पल देके, अब इन्होंने टॉल और ड्वार्फ का दिया, यू कैन सेट एनी एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे जो बात अभी हम कर रहे थे उसी चीज को इन्होंने देखो फॉरवर्ड किया है कि सारे आप देख रहे हैं 16 के 16 प्लांट बन गए, और इस मेंडल ने किस तरीके से इनको रेफर किया, देखो उसी चीज को ये आपके सामने शो कर रहे हैं, उसी चीज को दिखा रहे हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो टोटल, अभी अब हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो टोटल 556 सीड्स हैं। देखिए एग्जाम में ये भी आ सकता है, इस चीज पर भी आपको बड़ा ध्यान देना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, दैट विल हेल्प यू अलॉट। कि देखिए 9/16 टोटल इसका हुआ हमारा रेशो 9/16 एंड इंटू 556। ठीक है, तो अब 16 से डिवाइड कर दीजिए 556 को, सो दैट विल कम 16 4 जा 16 3 जा जाएगा 48, और 15 में से 8 गया 7, और 16 4 जा 64। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 34 इंटू 9, 9 4 जा 36 3, और 9 3 जा 27, और 3 30। तो आप देख लीजिए वही सेम फिगर आ रही है एग्जैक्ट, जब आप निकालेंगे दैट विल कंक्लूड सेम। ऐसे ही 108 101 32। तो ये लगभग जो है वो फिगर ये सारी बता रही हैं कि टोटल, अब यही पर्टिकुलर आपको एग्जाम में दिया जा सकता है और इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बड़े ध्यान से आपको समझना है और करना है। तो बच्चों बहुत बहुत इफेक्टिव है ये चैप्टर, बड़ा लॉजिकल है, और उसी लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको भी आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन यहां तक हो गया था। देखिए, if the interpretations of the Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parent must be contributing equally। अब देखो ये फिर एक एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया, जो कि बहुत आता है कि बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि दोनों से इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। मदर भी 23 क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमन की बात करें तो एग के थ्रू फॉरवर्ड करती है, और फादर 23 क्रोमोसोम स्पर्म्स के थ्रू फॉरवर्ड करता है। तो इसलिए दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका एमसीक्यू के लिए, क्योंकि ऐसे ही लाइंस पिकअप कर रहा है बोर्ड आज की तारीख में एमसीक्यू के लिए। नाउ वी हैव डिस्कस दैट दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट मस्ट बी contributing a copy of the same gene. This means that each parent pea plant must have two sets of all genes, one inherited from each parent। वही बात हुई भाई, प्लांट में भी एक मदर प्लांट एक फादर प्लांट, यानी कि मदर और फादर का मतलब यहां पे क्या है भाई, जो पॉलन ग्रेन से करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे तो वो सारे मेल आपका फीचर्स के मिलेंगे, और जो आपके एग से मिलेंगे वो फीमेल फीचर्स के करेक्टरिस्टिक मिलेंगे। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 मदर से आ रहे हैं, 23 फादर से आ रहे हैं, उसी तरीके से पी प्लांट में भी होगा इसी तरीके से। सपोज कीजिए पी प्लांट के अंदर आपका 16 क्रोमोसोम्स हैं, तो 8 क्रोमोसोम्स मिलेंगे उसे आपका स्टेमन से, पॉलन ग्रेन से, और 8 क्रोमोसोम्स मिलेंगे उसे एग से, और उनमें उसी तरीके से 8 क्रोमोसोम दूसरे एग के 8 क्रोमोसोम्स के साथ पेयरिंग करेंगे, और सेम जीन का पैटर्न भी उसी तरीके से आगे उन पर फॉरवर्ड होगा। सो फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। तो यहां पर वन जीन सेट का मतलब है हाफ। हाफ का मतलब जैसे 46 क्रोमोसोम है, तो
आपका 46 क्रोमोसोम में आपके 23 क्रोमोसोम हमें फादर से मिलते हैं और 23 ही क्रोमोसोम हमें मदर से मिलते हैं। तो ये हाफ सेट उस तरीके से कह रहे हैं 23 23। तो सभी ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से होगा। जैसे सपोज कीजिए पी के अंदर 32 क्रोमोसोम्स है, सपोज करें, तो पी के अंदर 32 है तो 16 मिलेंगे उसे स्टेमन से या पॉलन ग्रेन से, और 16 मिलेंगे उसको एग से। तो सेम डिवीजन है सभी के अंदर। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव द सेम कॉन्सेप्ट, इसीलिए वो सबके अंदर सेम अप्लाई होगा। अब देखिए नेक्स्ट, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए उसको। हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ द नॉर्मल टू कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव? तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए। हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव? टू कॉपीज सभी सेल्स में है, तो वो कैसे बनती है अभी मैंने आपको बताया भाई। आधी कॉपी एक पूरा सेट मदर से मिलता है, एक पूरा सेट फादर से मिलता है। एक पूरा सेट हमें आधा 23 क्रोमोसोम्स एग के थ्रू मदर से मिला, हमें 23 क्रोमोसोम दूसरा स्पर्म्स के थ्रू फादर से मिला। तो इफ प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड सिंगल होल जीन फ्रॉम सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, देन द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्ड इन दिस। अब देखिए दिस इज बिकॉज two characteristics capital R and Y would then be linked to each other and cannot be independently expressed। तो ये बड़ा जरूरी है। अब R के साथ या तो R की मैचिंग होगी या R के साथ किसकी मैचिंग होगी, स्मॉल r की। इसी तरीके से कैपिटल Y के साथ कैपिटल Y की मैचिंग होगी या कैपिटल Y के साथ स्मॉल y की मैचिंग होगी, एक पेरेंट से। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि या तो मदर पेरेंट से दोनों को, एक मदर से भी हमें कैपिटल आर मिला मदर पी प्लांट से भी, और फादर पी प्लांट से भी कैपिटल आर मिला, यानी कि स्टेमन से भी कैपिटल आर और एग से भी कैपिटल आर, या स्टेमन से कैपिटल आर एग से स्मॉल आर। तो जो सिमिलैरिटीज बनती है वो एक ही तरीके के करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस राउंड जीन के सामने येलो कलर वाला जीन होगा, राउंड फीचर है तो उसके सामने राउंड वाला ही सेम मैचिंग, इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम नाम दिया था कि उसमें सेम तरीके के गैमेट। वो हो सकता है डोमिनेंट ही हो दोनों, हो सकता है दोनों रिसेसिव हो, या एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही बात इन्होंने यहां कही है। फिर ये एक सीबीक्यू के लिए आपके पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया और मैं इसे शेयर कर रहा हूं आपको। डील विद दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस अब सीबीक्यू के नाम से बनकर आ रहे हैं। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में होगा उसको हमें बड़े ध्यान से समझना है ताकि हम उसको इजीली फॉरवर्ड कर सके। सो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे चलते हैं अब इसी को। अब ये कह रहे हैं दिस इज बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई वुड देन बी लिंक टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। अलग अलग नहीं हो सकते। इसी तरीके से दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces called ईच कॉल्ड अ क्रोमोसोम। वही बात आ गई कि भाई देखिए छोटे छोटे सेगमेंट मिलकर एक पूरा क्रोमेटिन फाइबर बनता है। जब क्रोमेटिन फाइबर कॉइल एंड कंडेंस हो जाता है तो एक रस्सी नुमा आकार ले लेता है और उस रस्सी नुमा आकार को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। दस ईच विल हैव टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट। एवरी जर्म सेल टेक one chromosome from each pair and these may be of either maternal or paternal origin। तो इसलिए सभी में ही इवन नंबर होगा, ये कभी ऑड नंबर नहीं हो सकता। दैट विल बी ऑलवेज डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि एक सेट पूरा हाफ सेट मिलता है मदर पेरेंट से, हाफ सेट मिलता है फादर पेरेंट से, तभी जाकर उस नए ऑर्गेनिज्म में हर सेल में वो फुल सेट डेवलप होता है। सो व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन
they will restore the normal number of chromosome in the progeny, ensuring that stability of DNA of the species. Such a mechanism of inheritance explain the result of Mendel experiments जो हमने करे is used by all sexually reproducing organism, but asexually reproducing organism also follow similar rules of inheritance. बस उनके अंदर वेरिएशंस कम होते हैं, क्योंकि वेरिएशंस उनके अंदर केवल डीएनए कॉपिंग के थ्रू आते, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस दो तरीके से आते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन मदर एंड फादर क्रोमोसोम, और दूसरा वेरिएशन आते हैं डीएनए कॉपिंग की वजह से। तो वहां वेरिएशन दो दो तरीके से आ रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में, लेकिन एसेक्सुअल में केवल एक ही तरीके से वेरिएशंस डेवलप होते हैं। तो इसमें बच्चों हमने बहुत सारे टेक्निकल पोर्शन को भी समझा, किस तरीके से वो पूछे जाएंगे ये समझा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एक्चुअल वैल्यू को हमने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड दिस इज ऑल व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, सब्जेक्ट को आसान बनाते रहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन साथ के साथ करते रहिए, और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, बढ़िया 10th क्लास के अंदर नंबर लेकर आइए बोर्ड में, और मेंटोर जी से इसी तरीके से जुड़े रहिए, और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ बजाते रहिए।